कई बार पेशेंट्स का स्पाइनल प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं होता है कि उनको स्पाइन सर्जरी लग जाएगी, या फिर जब सीवियर होता भी है और हम बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी लगेगी, तब पेशेंट्स डरते हैं और उनको स्पाइन सर्जरी नहीं करानी होती, उनको डिले करना होता है, बाकी के ऑप्शंस ढूंढने होते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही है या फिर मेडिसिन लेने के बाद पेन ठीक होता है पर मेडिसिन रोकने पे ही पेन वापस चालू हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस में क्या करें कि मेडिसिन हेल्प नहीं कर रही है और सर्जरी करानी नहीं है या सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बीच का रास्ता हो सकता है जो है कि स्पाइनल इंजेक्शंस। आज बात कर रहे हैं उसी के बारे में डिटेल में। स्पाइनल इंजेक्शंस क्या होते हैं, कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी देर तक काम करते हैं, सब कुछ स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेन्ड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड, और मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूं। अब पहले समझते हैं कि स्पाइन इंजेक्शंस कौन से टाइप के होते हैं और ये कब काम करते हैं और कौन से पेशेंट्स के लिए ये फायदा कर सकते हैं। अब सबसे कॉमन जो है वो है नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शन। अब नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन में ये होता है कि जैसे उसके शब्द में ही है, नर्व मतलब जो नस होती है जो दब रही है, रूट मतलब जहां से वो निकलती है, ब्लॉक मतलब उसको हम वहां पे ब्लॉक कर रहे हैं। इसका ही अदर नाम हो सकता है ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन। मतलब ट्रांसफोरामिन मतलब फोरामिन के अंदर से निडल डाल के वहां पे दवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन। ये उन पेशेंट्स में हेल्प करता है जिनमें नर्व दब रही है या नस दब रही है, जो साइटिका का पेन जिन पेशेंट्स में होता है डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या फिर लिगामेंट या जॉइंट के बढ़ जाने से, जब नस के ऊपर दबाव होता है और साइटिका पेन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में नर्व रूट ब्लॉक या ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन हेल्प कर सकता है। दूसरी तरीके का इंजेक्शन होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन, बट वो कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन, मतलब जहां से स्पाइन खत्म होता है वहां से निडल लगाते हैं, जहां पे सेक्रम टेल बोन खत्म होता है वहां से निडल अंदर जाती है और वहां से दवा इंजेक्ट होती है। या इंटरलैमिनर एपिड्यूरल इंजेक्शन, मतलब जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, कमर में जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो हम दो हड्डी के बीच में से जो जगह होती है वहाँ से निडल डाल के वहाँ पे दवा छोड़ते हैं। तो ये भी एक तरीके का इंजेक्शन होगा। ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है, ये कोई सिलेक्टिव नर्व पे नहीं एक्ट करता, ये सारी नर्व पे एक्ट करता है, तो ये भी पेन में हेल्पफुल रह सकता है। ये उन पेशेंट्स में हेल्पफुल रहता है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक नर्व नहीं दब रही है, बट 2-4 लेवल पे वेयर एंड टेयर है, 2-4 लेवल पे प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है नर्व दबने का, बट पेन रिलीफ के लिए ये इंजेक्शन हेल्प कर सकते हैं। तीसरी टाइप का इंजेक्शन हो गया फैसेट जॉइंट इंजेक्शन। मतलब जो स्पाइन में जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनका अगर प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस है या फैसेट जॉइंट का कोई भी इशू है और वहां से पेन आ रहा है जो कि लोकलाइज्ड है, पैरों में नहीं जा रहा है, ऐसे केसेस में फैसेट जॉइंट इंजेक्शन हेल्पफुल रह सकता है। इसमें एक्सरे में देख के सर्जन वो फैसेट जॉइंट के अंदर अपनी नीडल डालते हैं और उसकी कैप्सूल में हम वो दवा छोड़ते हैं ताकि फैसेट जॉइंट का जो पेन है वो कम हो जाए। चौथे टाइप का इंजेक्शन है सैक्रो इलियक जॉइंट इंजेक्शन। मतलब जो सेक्रम और इलियक, जो स्पाइन और पेल्विस जहां जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एसआई जॉइंट। कभी कभी पेशेंट्स को बैक पेन होता है, बट इसका कॉज एमआरआई और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में खाली एसआई जॉइंट की वजह से होता है, ये हमको पता चलता है। तो ऐसे केसेस में एसआई जॉइंट में अगर हम एक्सरे गाइडेंस में निडल पास करते हैं और वहां पे दवा छोड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में पेन रिलीफ काफी हद तक अच्छी हो सकती है। अब ये सब इंजेक्शंस के साथ एक 5वें तरीके का इंजेक्शन ऐड किया जा सकता है जिसको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक। ये ब्लॉक नॉन स्पेसिफिक ब्लॉक है जो बैक पेन के लिए हेल्पफुल रह सकता है। ये नर्व ब्लॉक के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इंजेक्शन कैसे किया जाता है। इंजेक्शन करते वक्त आपको पेट के बल पे सोना होगा और आपको 1-2 पिलो दे के आपके डॉक्टर आपको कंफर्टेबल करेंगे और आप यूजुअली अवेक रहोगे और आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो और आपका डॉक्टर आपको समझाते रहेगा कि क्या कर रहे हैं। फिर आपका जो एरिया में इंजेक्शन देना है वहां पे उतना एक्सपोज करके उसको स्टरिलाइज करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और वहां पे फिर हम नीडल लगा के लोकल एनेस्थीसिया देके उस एरिया को नम करते हैं। ये नम होने के बाद हम बारीक स्पाइनल नीडल वहां से पास करते हैं और एक्सरे में देख पाते हैं कि ये नीडल कहाँ जा रही है। जब ये नीडल एग्जैक्टली हमें जहाँ पे नर्व दब रही है वो लेवल पे पहुंचती है, तो वो नीडल हम एक्सरे में देखते हैं। एपी और लैटरल 2 अलग अलग व्यूज में देखते हैं और जब कंफर्म होता है कि ये नीडल राइट जगह पे है, तब हम थोड़ी सी मात्रा में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट जब नर्व रूट के अलोंग फ्लो होता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि हम राइट जगह पे हैं। और कई बार पेशेंट्स भी बोलते हैं कि सर हमको पेन होने लग गया है जो हमारे पैरों में जा रहा है। अगर पेशेंट अचानक से पेन बोलते हैं जो पैरों में जा रहा है, तो वो भी एक कंफर्मेशन साइन है
कि हम राइट जगह पे हैं। जब नीडल वो राइट जगह पे पहुंचती है, फिर हम मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं वहां पर। अब ये लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड का क्या काम है हम आगे डिस्कस करेंगे इफेक्ट में, पर ये मिक्सचर इंजेक्ट होने के बाद हम नीडल को निकाल लेते हैं और इंजेक्शन यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद जो एक बारीक नीडल का होल है वहां पे हम एक छोटी पट्टी लगा देते हैं। फिर हम पेशेंट को हाफ एन आवर तक रेस्ट करने को कहते हैं। उसके बाद पेशेंट्स को हम खड़ा करते हैं। अगर खड़े हो पाते हैं कंफर्टेबली और चल पाते तो वो हाफ एन आवर 1 घंटे में घर जा सकते हैं। पर कई पेशेंट्स का पैर हैवी हो सकता है और खड़े होने पे वो बकल हो सकते हैं। अगर बकल हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें वापस आधा घंटा 1 घंटा तक रेस्ट करने को कहते हैं और फिर चलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये आधे 1 घंटे में फिर चल लेते हैं तो ये कंफर्टेबली घर जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और इसकी रिस्क क्या है। अब बेनिफिट्स इसके 2 तरीके के होते हैं। एक तो है थेरापेटिक, मतलब पेन रिलीफ, इंजेक्शन करने से पेशेंट को पेन कम होता है, वो है थेरापेटिक बेनिफिट। और दूसरा है डायग्नोस्टिक बेनिफिट। डायग्नोस्टिक मतलब क्या ये सच में आपका प्रॉब्लम है, क्या आपके जो भी सिम्टम्स है उसका रीजन ये लेवल पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है एमआरआई में वो है। मतलब अगर इंजेक्शन से आपको फायदा होता है तो भविष्य में जाके अगर कुछ वो लेवल पे सर्जरी लगती है तो उससे भी आपको फायदा होगा। अगर इंजेक्शन से फायदा नहीं होता है और वो सही तरीके से किया है उसके बावजूद आपको बेटर नहीं हो तो फिर सर्जरी से बेटर होने के चांसेस कम है। ये डायग्नोस्टिक बेनिफिट हमको इंजेक्शन से मिलता है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अब इसके रिस्क अगर आप कहो तो इसके रिस्क एकदम ना के बराबर है या बहुत ही कम रिस्क है, जिसमें पहला हो सकता है परसिस्टेंट पेन, मतलब इंजेक्शन देने के बावजूद पेशेंट को कोई आराम नहीं हुआ, पेन जैसे था वैसे ही है। दूसरा हो सकता है स्लाइट ब्लीडिंग, क्योंकि नीडल का पंक्चर स्किन में हो रहा है तो हो सकता है वहां से कुछ थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉट और 2 ऑफ ब्लड, या फिर जहां पे नीडल पहुंच रही है नर्व के पास में वहां पे भी ब्लीडिंग हो सकता है। स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि ब्लड थिनर्स पे या खून पतला करने की दवा पे है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम 5 से 7 दिन इंजेक्शन के पहले खून पतला करने की दवा रोकने की एडवाइस देते हैं। तीसरी रिस्क हो सकती है इन्फेक्शन, बहुत ही मिनिमल है, पर हाँ क्योंकि स्पाइन में पंक्चर है तो यस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रहा है तो इन्फेक्शन की रिस्क थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली इतने सारे इंजेक्शंस करने के बाद भी हमने तो आज तक इन्फेक्शन नहीं देखा है। नर्व इंजुरी, यस ये एक नेक्स्ट साइड इफेक्ट या रिस्क है आप कह सकते हो, क्योंकि नीडल नर्व के पास पहुंच रही है, नर्व के बिल्कुल क्लोज पहुंच रही है और कई कबार ये नर्व को हिट भी कर जाती है। इसके लिए कभी कबार इंजेक्शन के दौरान पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करते हैं, बट ये नीडल इंजुरी बहुत ही माइनर होती है और ये एब्रेजन हो सकता है, कभी नर्व कट तो नहीं हो सकती है नीडल से। इसके लिए परमानेंट नर्व इंजुरी या पैरालिसिस इससे नहीं हो सकता है, पर अगर वीकनेस आता है तो वो यूजुअली टेम्पररी रहता है और वो अपने आप कुछ वीक्स में या मंथ्स में रिकवर हो सकता है। बट नर्व इंजुरी इज वेरी वेरी रेयर विद दिस इंजेक्शंस। और एक लास्ट साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो कि एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब जिन पेशेंट्स को इंजेक्शन में जो दवा यूज हो रही है उसका अगर एलर्जी है तो हाँ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते, जो रेयरली सीरियस होके एनाफाइलैक्सिस, मतलब एक बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ऐसे कंडीशन में जा सकती है। बट ये अगर आपको किसी चीज की एलर्जी नहीं है तो ये होने के चांसेस बहुत कम है। अब एक और सवाल पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर ये इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा, हाउ लॉन्ग दिस इंजेक्शन विल लास्ट। अब ये इंजेक्शन का इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का क्या पैथोलॉजी है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। और ये कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक ये लास्ट कर सकता है, मतलब कुछ हफ्तों तक रह सकता है, कुछ महीने तक रह सकता है, या हो सकता है साल भर भी इंजेक्शन चल जाए। तो इंजेक्शन का कितने दिन तक रहेगा इफेक्ट ये बताना मुश्किल होगा और ये वैरी कर सकता है। बट इंजेक्शन करने का मकसद ये होता है कि जो भी आपको टाइम मिल रहा है, समझो 3 महीना 6 महीना, जो भी पेन फ्री विंडो आपको मिल रहा है, मतलब पेन आपका कम हो रहा है इस दौरान, तो इस दौरान आपको अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है, फिजियोथेरेपी करना है, वेट लॉस करना है, स्मोकिंग छोड़नी है, प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स इंश्योर करना है, मतलब अच्छे से बैठे अच्छे से बैंड हो, जो भी हम बताते हैं किस तरीके से करेक्टली करना चाहिए वो सब अगर आप आपकी प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका बैक पेन या लेग पेन धीरे धीरे कम हो सकता है और हो सकता है कि सर्जरी अवॉइड हो सके या डिले हो सके। तो इंजेक्शन का मकसद ये होता है, क्योंकि जब आप पेन में होते तो आप फिजियोथेरेपी तो नहीं कर सकते हो, तो अगर इंजेक्शन से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है तो उस दौरान आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करो, बाकी की सारी चीज़ें करो ताकि आपका पेन कम हो जाए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी आप जैसे पेशेंट्स तक पहुँच पाए और स्पाइन संबंधित जानकारी फैला सके। आइए अब जानते हैं कि क्या प्रिकॉशंस हमको इंजेक्शन के पहले लेनी चाहिए और इंजेक्शन के बाद में लेनी चाहिए। देखो, इंजेक्शन के पहले यूजुअली आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो सारी मेडिसिन आपको लेनी होती है। कई कबार हम पेशेंट्स को नील बाय माउथ, मतलब कुछ ना खाए पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में सिडेशन लग सकता है या एनेस्थीसिया लग सकता है। कुछ पेशेंट को घबराहट होती है
इंजेक्शन का बिल्कुल भी पेन उनको सहन नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनको थोड़ा सुला देते हैं, थोड़ा सिडेशन देते हैं एनेस्थेटिस्ट के हेल्प से। तो ऐसे पेशेंट्स में नील बाय माउथ रहने की एडवाइस दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, जैसे मैंने कहा, अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो तो इंजेक्शन के पहले ब्लड थिनर्स को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है 5 से 7 दिन तक, ताकि इंजेक्शन के दौरान अंदर कोई ब्लड क्लॉट ना बने। इंजेक्शन के बाद की जो प्रिकॉशंस होती है, तो बाद में हम यूजुअली, जैसे मैंने कहा, आधे 1 घंटे तक हम आपको रुकाते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद चलाते हैं। और अगर आप कंफर्टेबली चल सकते हो तो आप सेम डे घर जा सकते हो। और घर जाने के बाद यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स में सेम डे पेन रिलीफ होता है। कुछ पेशेंट्स में स्टेरॉइड का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, तो उस दिन हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा लाइट एक्टिविटीज़ करें या रेस्ट करें। दूसरे दिन से आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, काम पे जा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना इंजेक्शंस के बारे में, क्या टाइप्स के होते हैं, किन पेशेंट्स में हेल्प करते हैं, कैसे देते हैं, क्या प्रिकॉशंस होती है, क्या रिस्क होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सारा जानने के बाद मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और स्पाइनल इंजेक्शन एक पेशेंट के मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है या कमेंट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।